आपके अपने चैनल एमजीएम कर इंस्टीट्यूट में वे यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। बेटा हम बात कर रहे हैं एनएलएम के क्विक रीज़न की। तो हमने जो यानी कि क्विक शॉट की, तो बेसिकली हमने जो फर्स्ट शॉट हमारे पास था उसमें हमने कहाँ तक बात की थी। हमने देखा था फोर्स क्या होता है, कोई भी कॉज ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। इतनी बातें हमने कर ली थी और उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे देखे थे। अब उसके बाद की बातें हम जो करेंगे वो हम आज के इस वीडियो में करेंगे। बट बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक हमने बात कर ली थी। अब न्यूटन का बेटा जो थर्ड लॉ है, वो थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है? थर्ड लॉ हमें बोलता है कि कोई भी जो आपके पास फोर्स होता है वो हमेशा पेयर में लगता है। वो हमेशा किस में लगता है? पैर में नहीं लगता, यानी हाथ पैर वाला पैर नहीं, बेसिकली पेयर में लगता है, यानी हमेशा जोड़े में लगता है। ठीक है। तो कोई भी फोर्स कभी भी सिंगल नहीं लगेगा। हमेशा जब भी फोर्स लगता है तो आपके पास वो पेयर में लगेगा। कि सर पेयर में कैसे लगेगा? क्योंकि जैसे बेटा आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो आपकी तरफ से तो आप देख रहे हो कि आप एक फोर्स लगा रहे हो दीवार पे, बट इन रिटर्न के दीवार भी हमें एक फोर्स लगा रही है, तभी तो दीवार खिसक नहीं पा रही है। और दीवार आपसे ज़्यादा फोर्स लगा सकती है, इसीलिए आप दीवार को खिसका नहीं पा रहे हो। वहीं मान लो आपके पास एक चेयर रखी हुई है, आप चेयर पे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो चेयर क्या होगी? खिसक जाएगी। क्यों? इन रिटर्न चेयर भी हमें फोर्स लगा रही है, बट वो फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो आपको रोक सके। ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई फोर्स लगता है तो आपके पास क्या होता है, उसका दूसरा जो रिएक्शन होता है वो आपके पास प्रेजेंट होता है। तो फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कोई भी फोर्स ऐसा नहीं होता कि उसका कोई अपोजिट रिएक्शन ना हो। जैसे हमने दीवार की बात की, तो बेसिकली अगर दीवार पे जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स इन रिटर्न दीवार भी आप पे लगा रही है। बिकॉज न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट आपके पास कितना है? एम ए होता है। ठीक है। अब जब आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या दीवार में कोई एक्सेलरेशन आया? क्या नहीं आया। यानी आपका एफ नेट कितना हो गया? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जीरो, यानी अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन जीरो, तो बेसिकली आपका एम ए कितना? जीरो। और एम ए जीरो, तो बेसिकली आपका एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? जीरो आपके पास एफ नेट हो जाएगा। एफ नेट जीरो मतलब उस बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी अगर मैं दीवार की बात करूँगा तो दीवार पे इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? दैट इज़ F1 जो आप लगा रहे हो, और दीवार इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगा रही होगी, दैट इज़ F2। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बेसिकली क्या होगा आपके पास जब भी कोई एक्शन होगा तो एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन आपके पास वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा, बस डायरेक्शन आपके पास क्या रहेगी? ऑपोजिट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे कि जो एक्शन और रिएक्शन होती है ये हमेशा क्या होती है? एक डिफरेंट बॉडीज़ पे लगती है। कभी भी एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे नहीं लगती। जैसे जब आप दीवार को पुश कर रहे थे तो आपने जो फोर्स लगाया बेसिकली दैट इज़ एक्शन। वो क्या है? एक्शन है। और वो किस पर लग रही है? आपके दीवार पर लग रही है। ठीक है। इन रिटर्न उस एक्शन के अपोजिट दीवार ने क्या किया? एक फोर्स लगाया। जब दीवार ने वो फोर्स लगाया तो किस पे लगाया? वो आप पे लगाया। ठीक है। आपने जो फोर्स लगाया था वो दीवार पे लगाया। ठीक है। और दीवार ने जो फोर्स लगाया वो आप पे लगाया। आपने जो फोर्स लगाया बेसिकली वो एक्शन था और वो किस पे लगा? दीवार पे लगा। दीवार ने जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन है और वो किस पे लगा? आप पे लगा। तो हमने क्या बोला? जो हमने पॉइंट लिखा वो सही हो गया कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये हमेशा क्या होता है? डिफरेंट बॉडीज़ पे ही लगेंगे। ठीक है। अदरवाइज तो आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये अब न्यूटन थर्ड लॉ की बात होगी। ठीक है। अब जैसे फोर्सेस, ठीक है, अब हम फोर्स की बात करें तो फोर्स टोटल कितने होते हैं हमारे पास? एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। टोटल जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हम उनकी बात पहले कर चुके हैं
फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास काम आएंगे, वो कौन कौन से फोर्सेस हमारे पास होंगे। दो फोर्स कौन कौन से, एक्सटर्नल फोर्सेज और इंटरनल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज कौन से होते हैं बेटा, जो नाम से पता पड़ रहा है, जो एक्सटर्नली लगते हैं, यानी जो बाहर से हमारे पास लगते हैं, वो फोर्सेस क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। और इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं, जो सिस्टम के इंटरनली लगते हैं, यानी जो अंदर से लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंटरनल फोर्सेज आपके पास कहलाते हैं। जैसे आप इसको समझो, जैसे जो आप लोग आपका एग्जाम आने वाला होता है, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मोटिवेशन के लिए किसी से कंसल्ट करते हैं, लाइक अपने फ्रेंड से बात करते हैं, या अपने कोई भैया हैं, दीदी हैं, भाभी हैं, पापा हैं, मम्मी है, टीचर हैं, ठीक है, या कोई आपके पास कोई मोटिवेटर है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर है, वो उसके पास उससे बात करते हैं कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, उनको बताओ क्या करें। तो वो टीचर क्या करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा। मोटिवेट करें तो बेसिकली वो मोटिवेशन उन्होंने कहाँ से लिया है, एक्सटर्नली लिया है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। और दूसरा मोटिवेशन क्या होता है कि बच्चा खुद सोचे कि अब मेरा बस इतना टाइम बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये मुझे खुद को प्लान बनाना है, और मुझे इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। खुद का एक प्लान बना के वो खुद मोटिवेट हो जाए कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह सोच खुद अंदर से मोटिवेट हो। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आई है, उसके अंदर से आई। तो वो मोटिवेशन बेसिकली क्या कहलाएगी, इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगी। वैसे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जो सिस्टम के बाहर से लगेगा। इंटरनल फोर्सेस कौन से होंगे, जो सिस्टम के अंदर से लगेंगे, ठीक है। वही बात हमने यहाँ पे लिख रखी है फर्स्ट पॉइंट में। एक्सटर्नल फोर्सेस में एक्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वेयर इज इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड विद इन द सिस्टम बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ओनली एक्शन एक्ट्स ऑन द सिस्टम, रिएक्शन फोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज बाय द सिस्टम। यानी जो एक्शन होगा सिर्फ वही सिस्टम पे लगेगा, जो रिएक्शन फोर्सेज होंगे वो सिस्टम द्वारा यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। जबकि इंटरनल फोर्सेज में क्या होता है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ दिस फोर्सेज आर इन द सिस्टम। जबकि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं इस पूरे सिस्टम में, इंटरनल फोर्सेज में, वो सारे के सारे कहाँ से डेवलप होते हैं, वो सिस्टम के अंदर ही होते हैं। तो ना तो हम एक्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ना ही हम रिएक्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे आप देखो 2 ब्लॉक मेरे पास हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक मेरे पास, आप किसी को यहाँ M1 का नामकरण संस्कार आप कर दो, या आप कैपिटल M1 कर दो, और या आप स्मॉल m कर दो, ठीक है। मतलब कैपिटल M और स्मॉल m, ये मैंने इसको कैपिटल M कर दिया, कैपिटल M और ये स्मॉल m। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नली मैंने एक फोर्स लिया, दैट इज़ F, कैपिटल F। इसको मैंने बाहर से लगाया। आपका सिस्टम यहाँ पे क्या है, दोनों ब्लॉक्स, तो इस दोनों ब्लॉक्स के ऊपर बाहर से मैंने एक फोर्स लगाया, तो दैट कैपिटल फोर्स F इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब देखो इन दोनों ब्लॉक्स की वजह से, ये दोनों ब्लॉक्स यहाँ ग्राउंड से कांटेक्ट में है, दोनों फोर्स हैं ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों सरफेस यहाँ कॉन्टैक्ट में है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, बेसिकली ये सिस्टम के अंदर डेवलप हो रहा है। आप चाहे N की बात करो, चाहे आप N1 की बात करो, दोनों कहाँ पे हैं, सिस्टम के अंदर है, यानी ब्लॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो ये फोर्स कौन से कहलाएंगे, इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे। जबकि जो कैपिटल F फोर्स आपके पास है वो कहाँ से लग रहा है, वो बाहर से लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज़ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली सीख रहे हैं चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आएंगी, उनका यूटिलाइजेशन हम कैसे करना है। फिर अब जितने भी सारे मेथड्स हमारे पास है, जितने भी सारे जो कलेक्शन हमारे पास है, जब सारा कलेक्शन हमारे पास आ जाएगा सीखने वाला, सारे ट्रिक्स का, सारे कॉन्सेप्ट्स का, फिर हम उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। हाँ, तो अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली ये नॉर्मल वैसा नहीं है, नॉर्मल ठीक ठाक मस्त शानदार वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल वैसा नहीं है, नॉर्मल एबनॉर्मल। ये नॉर्मल बेसिकली कहता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट, यानी जब भी दो बॉडीज़ एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहेंगी तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस होती है जो दोनों बॉडीज़ की एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, जो एक दूसरे को टच करती है। उसी कॉन्टैक्ट जो सरफेस होती है उसी के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, बेसिकली दैट इज़ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वो कहलाता है, ठीक है। यानी ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लगेगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस आपके पास रहेगी दो ऑब्जेक्ट्स की, उस कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि सर ये समझ में नहीं आया, मैं और अच्छे से समझाओ तो बेटा अपने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है।
इन एग्जाम्पल में हमें देखने की कोशिश करते हैं कि आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो आपके पास ये mg का ब्लॉक है, ये आपके पास क्या है mg का ब्लॉक। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन निकालूँ इस ब्लॉक पे, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन तो देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहाँ लग रहा होगा, ये ब्लॉक कहाँ रखा है, आपका सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्लॉक आपके पास सरफेस को पुश कर रहा होगा। कैसे पुश कर रहा होगा, mg से। ये अपना जो फोर्स है mg वो लगा रहा होगा डाउनवर्ड्स, ये आपका ये फोर्स लगा रहा होगा डाउनवर्ड्स। इसका मास आपके पास कितना है, m है। ठीक है, तो जब ये फोर्स जब आपके पास ये जो ब्लॉक है इस सरफेस के ऊपर mg से पुश कर रहा होगा और आप देख रहे हो कि सरफेस ना टूट रही है, फूट रही है ना, ऑब्जेक्ट उसके अंदर धंस रहा है, आपकी सरफेस वहाँ की स्टेबल है, इसका मतलब क्या होगा कि सरफेस भी इन रिटर्न एक फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगा रही होगी। ठीक, और दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपका नेट फोर्स कितना आ गया वहाँ पे, 0 आ गया। इसलिए आपके पास वहाँ ना तो ब्लॉक ना सरफेस, आप किसी का भी एक्सेलरेशन देखने को आपको नहीं मिल रहा। तो अगर मैंने बोला mg इधर है तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ आपके पास लग रहा होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास लग रहा होगा। इतनी बात समझ में बेटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको मैं बनाऊँ तो कहाँ बनेगा, यहाँ की जगह हम यहाँ बनाते हैं, बिकॉज कॉन्टैक्ट सरफेस आपके पास कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा किसके हो, वो कहाँ होगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज एन। ये हमारे पास होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अब इसे सेकंड डायग्राम हमारे पास है। सेकंड डायग्राम में हम नॉर्मल को देखते हैं। तो देखो नॉर्मल को अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है, ये वाली, ये मेरे पास क्या रही, कॉन्टैक्ट सरफेस रही। जब ये मेरे पास कॉन्टैक्ट सरफेस है तो आपका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये आपके पास इसके आपके पास परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल किस पे आया है, बेसिकली ब्लॉक पे। अच्छा, अगर मुझे बोला कि जो आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है इस पे नॉर्मल किधर की तरफ लग रहा होगा, तो बेटा इस पे नॉर्मल किधर लगेगा आपके पास, इधर की तरफ। मैं इधर ही बना देता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल, इस ब्लॉक की वजह से इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल किधर लगेगा आपके पास, आपके पास ये वाला जो नॉर्मल है बेसिकली ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। और ये ऊपर वाला जो नॉर्मल आपके पास है किसकी वजह से है, ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। ठीक है, वैल्यू दोनों की आपके पास क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट सरफेस कौन कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस निकालना चाहूँ तो देखो, एक तो ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे पास हो गई, एक तो ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस हो गई, दूसरी जो कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे पास ये वाली हो गई, ये वाली, इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको मैं 2 नाम देता हूँ, और तीसरी कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे पास ये वाली हो गई, इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो 3 कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो बेसिकली नॉर्मल भी कितने होंगे, 3 हमारे पास होंगे। ठीक है, तो बस हमें 3 नॉर्मल यहाँ पे बनाने होंगे इन तीनों सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक नॉर्मल मैंने यहाँ बना दिया कि ये लो, ये नॉर्मल एक आपके पास ये हो गया। ठीक है, ऊपर वाला आपके पास ऊपर वाले सरफेस के लिए होगा, नीचे वाला नीचे वाली सरफेस के लिए होगा। एक नॉर्मल हमारे पास ये हो गया। दूसरे नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा नॉर्मल बेटा कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा इस सरफेस के लिए। तो ये आपके पास कैसे बनेगा, कुछ ये लो, तो ये आपके पास क्या हो गया, N2 हो गया। ठीक है, ये सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। तीसरा अगर आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये रही, तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। ये आपके पास क्या हो गया, N3 हो गया। यानी आपका नॉर्मल फोर्स हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ये नॉर्मल फोर्स में कैसे बना रहा हूँ कि जो भी आपके पास, जहाँ भी आपके पास 2 बॉडीज़ कॉन्टैक्ट हो रही हैं बस उस सरफेस के परपेंडिकुलर मुझे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप बात करो तो जो ऊपर वाला नॉर्मल है ये बेसिकली किसके लिए है, इस रॉड के लिए, और जो नीचे वाला नॉर्मल है बेसिकली ये किसके लिए है हमारे पास, इस ब्लॉक के लिए।
ठीक है। यानी ऊपर वाला जो नॉर्मल आपके पास है, ये वाला जो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, ये ब्लॉक लगा रहा है रॉड पे, और जो नीचे की तरफ जो आ रहा है ये वाला, ये रॉड लगा रही है ब्लॉक पे। दोनों की वैल्यू लेकिन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जितना नॉर्मल आपके पास ब्लॉक लगाएगा वैच आपके पास रॉड पे, उतना ही नॉर्मल फोर्स रॉड लगाएगी ब्लॉक पे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेरे पास ये रहा। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस देखो कितनी कॉन्टैक्ट सरफेसेज है। तो देखो एक कॉन्टैक्ट सरफेस तो पास ये रही, ठीक है। दूसरी कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे पास ये रही, ये मेरे पास हो गई 1, ये मेरे पास हो गई 2, ठीक है। अब तीसरी कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ लूँ मैं, ये रही। तीसरी कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे पास ये रही, ये रही मेरे पास तीसरी कॉन्टैक्ट सरफेस। और चौथी कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे पास ये रही 3, और ये मेरे पास 4। ये चौथी मेरे पास कॉन्टैक्ट सरफेस रही। तो बस मैं यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूँ। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बस के परपेंडिकुलर, तो यानी इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, दैट इज़ N1 नॉर्मल 1, ठीक है। इस नॉर्मल 1 का यानी ये वाला जो आपके पास नॉर्मल इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो बेसिकली किस पे है, इस स्फीयर पे है। और ये वाला जो नॉर्मल का डायरेक्शन आपके पास है किस पे है, इस सरफेस पे है, ठीक है। उसी तरीके से मैं 2 के लिए आ जाता हूँ। 2 के लिए नॉर्मल कैसे बनेगा, ये, तो ये आपके पास क्या हो गया, N2 हो गया, ठीक है। वापस इसको मैं बताऊं तो ये वाला ऊपर की तरफ जो नॉर्मल ये डायरेक्शन जो एरो है, ये क्या बता रहा है कि स्फीयर पे नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। और जो नीचे आपके पास जो एरो जा रहा है, ये किसको बता रहा है कि स्फीयर की वजह से सरफेस पे नॉर्मल किधर लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला किधर है, आपके कॉन्टैक्ट सरफेस ये रही, तो इसके परपेंडिकुलर आपके पास लगेगा कौन सा, नॉर्मल फोर्स, यानी ये, दैट इज़ N3। तो देखो कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। आपको ये वाला जो एरो है ये आपको बता रहा है कि स्फीयर का नॉर्मल फोर्स किस पे लग रहा है, रॉड पे लग रहा है। और ये वाला जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डायरेक्शन है, ये आपको बता रही है कि रॉड की वजह से स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। उसी तरीके से आप ये वाला एक एग्जाम्पल आप और देखो। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, आप देखो यहाँ पे कितनी कॉन्टैक्ट सरफेसेज है। वापस अगर आप यहाँ पे वापस देखो तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस आपके पास ये रही, और दूसरी कॉन्टैक्ट सरफेस आपके पास ये रही, ठीक है। तो बस इन दोनों के सरफेस के आपको परपेंडिकुलर ये रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक नॉर्मल ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपर वाला नॉर्मल है ये सरफेस की वजह से लग रहा है स्फीयर पे, और जो नीचे वाला डायरेक्शन जो एरो है ये आपको स्फीयर की वजह से लग रहा है सरफेस पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे नॉर्मल की बात करूँ, ठीक है, दूसरा नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा बेटा, ये वाला कहीं कुछ ऐसे, इसको मैं नाम दे दिया N2। तो ये भी तो कॉन्टैक्ट सरफेस आपके पास कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यानी नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होता है हम उसके बारे में अब जानेंगे, ठीक है। तो इसमें स्प्रिंग में टेंशन फोर्स बेसिकली कब आता है, जब स्ट्रिंग टॉट कंडीशन में होती है, ठीक है। जब स्ट्रिंग टॉट कंडीशन में होती है, यानी जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, जब स्ट्रिंग टाइट होती है तब आपके पास टेंशन फोर्स वहाँ पे आता है। जब स्ट्रिंग लूज होगी तो वहाँ पे टेंशन फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। आई होप इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है आपको कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द स्ट्रिंग, यानी बेसिक टेंशन फोर्स क्या आता है कि कोई नए टाइप का फोर्स ये नहीं है। ये बेसिकली क्या है, आपको जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बिटवीन द डिफरेंट एटम्स ऑफ द स्ट्रिंग, वही आपके पास क्या है, टेंशन फोर्स है। यानी इस आपके स्ट्रिंग में जो जितने भी एटम्स डिफरेंट एटम्स आपके पास है उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वही आपके पास फोर्स कहलाता है टेंशन फोर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो ये कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, ये जो आपको जो टोटल आपके फोर्सेस हैं वो वही 4 फंडामेंटल फोर्सेज जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद के जितने भी फोर्सेज हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी के आपके पास टाइप्स हैं,
ठीक है। तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है हमें कि टेंशन फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स, यानी आपका जो टेंशन फोर्स होता है किसी भी स्ट्रिंग में हमेशा आपकी जो स्ट्रिंग जिस एंड पे बंधी हुई है हमेशा उससे दूर ही लगेगा, यानी हमेशा उससे दूर के डायरेक्शन में ही आपके पास लगेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है, देखो इस ब्लॉक से यहाँ पे बंधी हुई है, तो कभी भी आपको टेंशन होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, इससे दूर आपके पास होगी, हमेशा इससे दूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेंशन की डायरेक्शन ये रही। उसी तरह से यहाँ पे इस लड़के ने स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, तो यहाँ पे भी आपके टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस एंड से अवे होगी, यानी आप देख लो दोनों पे जगह आपका क्या है अवे आपके पास दिखेगा, और टेंशन आपके पास क्या लिख रखी है, टी आपके पास लिख रखी है। ठीक है, उसी तरीके से आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, दो ब्लॉक्स लटक रहे हैं, ये आपके पास पुली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी का ही मास ज़्यादा लो, किसी का ही मास आप कम लो, जैसे मैंने बोला इसका मास कम है। ठीक है, तो ये इधर जा रहा है, जब ये इधर आपके पास जा रहा होगा तो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखो तो जो दो एंड्स बंधे हुए हैं, दो एंड्स कौन कौन से बंधे हुए हैं, एक तो ये वाला बंधा हुआ है, आपको ये वाला बंधा हुआ है। तो देखो जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा इन दोनों एंड से क्या लग रहा है, हमेशा दूर की तरफ ही लग रहा है, कभी भी इनकी तरफ आपके पास नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप यही चीज़ देखो, इस जगह भी ये स्ट्रिंग का एक एंड बंधा हुआ होगा, ये स्ट्रिंग का दूसरा एंड बंधा हुआ होगा। यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन क्या है आपके पास, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के अवे ही आपके पास रहेगी। आई होप सेकंड पॉइंट पे क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ बेटा। टेंशन फोर्स है तो पुलिंग नेचर, यानी टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा किस नेचर का होता है, पुलिंग नेचर का होता है, यानी उसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, पुल करने की होती है। हम जब रस्सी हम काम में लेते हैं तो हम हमेशा खींचने के लिए काम में लेते हैं, कभी भी धक्का देने के लिए रस्सी का हम काम नहीं करते हैं। तो क्योंकि उसका नेचर कौन सा होता है, पुलिंग नेचर का होता है। आपके स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स की नेचर क्या होती है, पुलिंग नेचर होती है, यानी वो सिर्फ खींचने का ही काम करता है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं वाला पॉइंट कि ना मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रिमेन कांस्टेंट और सेम। ठीक है, कि अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है मान लो वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। मासलेस मतलब बहुत लाइट स्ट्रिंग है, उसका कोई भी मास नहीं है, और फ्रिक्शनलेस मतलब आपके पास जो स्ट्रिंग है और आपके पास जिस स्ट्रिंग जिस पर बंधी हुई है, जहाँ से स्ट्रिंग से कोई आप पुली आप ले लो, वहाँ से पास हो रही है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या लगेगा, उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है। यानी स्ट्रिंग जहाँ बंधी हुई है, जिस पुली पे बंधी हुई है, उस पुली और स्ट्रिंग के बीच में अगर आपके पास फंक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, पूरी की पूरी यानी आपके पास जो फ्रिक्शन है वो नहीं है, या तो आप ना तो मास है आपके पास, ना ही फ्रिक्शन है स्ट्रिंग में, तो क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उस पूरी लेंथ के अलोंग जो टेंशन का फोर्स होगा, जो वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग की, और जो एक्सेलरेशन होगा स्ट्रिंग पार्टिकल्स का, वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बट कब, व्हेन द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो आपको पूरी स्ट्रिंग पे जो एक ही रस्सी होगी उस पर आपका हर जगह टेंशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका सेम रहेगा। आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग, यानी मासलेस तो है, यानी वो लाइट रॉड तो है, बट फ्रिक्शनलेस नहीं है। एट एवरी पॉइंट इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन चेंजेस, यानी आपका हर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है स्ट्रिंग में, वहाँ पर आपकी जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द स्ट्रिंग हैज़ अ मास देन इट विल एक्सेलरेट एंड टेंशन एट ईच पॉइंट विल बी डिफरेंट। अगर स्ट्रिंग के पास मान लीजिए मास होगा, अगर स्ट्रिंग के पास मास होगा तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगी, और एक्सेलरेट होने के साथ क्या होगा, हर जो पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, तो वहाँ पे जनरल फार्मूले से वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रिंग के बारे में कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं। जैसे देखो, ये जो आप ब्लॉक है, ये ब्लॉक खींच रहा है, इसको ब्लॉक खींच रहा है, पुल हो रहा है, इसको खींच कौन रहा है, ये वाला ब्लॉक इसको खींच रहा है। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक ने क्या किया, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस करी। अब जैसे वो टेंशन प्रोड्यूस हुआ, टेंशन होते 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 यहाँ गई। ठीक है, अब जैसे टेंशन यहाँ गई, वैसे इस ब्लॉक का सिग्नल मिल गया कि अब हमें आगे मूव करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे अपने पास ये देखो, क्योंकि यहाँ पे रस्सी एक ही है, आपके पास स्ट्रिंग कौन सी दे रखी है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग दे रखी है। और मासलेस और फ्रिक्शनलेस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो टेंशन होगी वो हर इस पूरी स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रिंग आपकी टेंशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, देखो बच्चों आपके पास ये, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही रस्सी आपके पास है, देखो तो इसमें पूरी पे आपका टेंशन कितना हो गया, टी आपके पास हो गया। ठीक है, बस ये टेंशन हो गया। अच्छा सेकंड केस हम क्या लें कि स्ट्रिंग तो मासलेस है, ठीक है, बट वहाँ पे स्ट्रिंग और पुली के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। स्ट्रिंग और पुली के बीच में आपके पास फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल केस है। जैसे जब आप लोग पतंग उड़ाते हो, ठीक है, और सर्दियों के मौसम में जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपने देखा होगा वो जो गिरगिरारी आती है, यानी गिर्री आपके पास आती है, जैसे धागा उस पर से निकलता है, जैसे धागा उस पर से निकलता है वो गिर्री गोल गोल घूमती है, वो गिर्री गोल गोल घूमती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो आपके पास वहाँ पे जो गिर्री है वो वहाँ पे रोटेट हो रही है, किसकी वजह से, जैसे धागा है, जो डोरी है वो डोरी वहाँ से पास हो रही है, तो डोरी क्या कर रही है, वहाँ पे टॉप प्रोड्यूस कर रही है, और वही टॉप आपके पास उस बॉडी को वहाँ रिवॉल्व करने के काम में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है जब स्ट्रिंग मासलेस हो बट फ्रिक्शनलेस नहीं हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन जब आपके पास स्ट्रिंग लॉस भी आपके पास हो जाए, मतलब पुली और स्ट्रिंग कोई कुछ भी आपके पास काम नहीं आए। ठीक है, ये कोई भी आपके पास काम नहीं आया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास हो गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़, इफ़ अ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू अप्लाइड 0। ठीक है, कि अगर आपको कोई फोर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा है तो क्या होगा, स्ट्रिंग में आपके पास जो टेंशन होगी किसके बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स के आपके पास बराबर होगी। ठीक है, जैसे ये फोर्स आपके पास है, ठीक है, मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ मेरे पास फोर्स कितना आया, 3 न्यूटन, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेटा आपको क्या बताते हैं कि आपको बताएंगे कि जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, यानी उस बॉडी पे टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, मुझे ये बताना है। ठीक है, जिस भी बॉडी का मैं फ्री डायग्राम बनाऊंगा उस बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास ये सरफेस है, यहाँ पे आपके पास ये सरफेस है, और इस सरफेस पे आपके पास एक मकान, आपका घर है, और आपने देखा कि इस मकान से सोने के बिस्किट आपके पास निकल रहे हैं, तो पापा क्या करेंगे, अच्छा निकलो निकलो लेके फटाफट भागो। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्या बताते हैं कि बेसिकली कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, उस पर टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ केसेस हमारे पास है, हम उसमें देख लेते हैं कि उनका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको बिकॉज अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आ गया तो मान के चलो आने वाले जो अगले 10 चैप्टर हैं आपके, वो आपके मुट्ठी में होंगे। ठीक है, और अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना नहीं आया तो आपको हर चैप्टर में बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चा, तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले क्या करता हूँ, जिस भी ऑब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूँगा, मैं उसे क्या मान लूँगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूँगा। तो जैसे मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ, इस ब्लॉक का मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, अब जब मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया तो बस यहाँ पे मैं इस पर हर लगने वाला फोर्स मैं बता दूंगा। तो इस पर एम जी किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, इस आपका एम मास का है, इस पर नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर बनाता हूँ तो यहाँ से मेरा एम जी आ गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, ये मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, इस ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यहाँ मुझे वापस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, तो मैं ब्लॉक के कंपोनेंट्स करता हूँ। तो देखो इस पर एम जी आपके पास लग रहा है इधर, ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ठीक है, तो आपके पास ये कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास कौन सा आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। अच्छा कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास किधर जाएगा, सीधा इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन आपके पास आ गई। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट फोर्स से बता दिया। मुझे अगर एफपीडी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लूँगा, और बस पॉइंट ऑब्जेक्ट किधर है, ये नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, यहाँ से एम जी मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो एम जी कॉस थीटा मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गया।
एम जी साइन थीटा मेरे पास डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इस ब्लॉक पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज हो गए। यहाँ कौन कौन सा फोर्स इस पर लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट केस इसका एफ बी डी अगर अपन बनाते हैं तो इसका एफ बी डी क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपका रॉड और एक ब्लॉक। अगर मैं अपन दोनों का एफ बी डी बनाए तो क्या होगा, आपका इसका मास आप क्या ले लो, कैपिटल एम ले लो, और रॉड का मास आप स्मॉल एम ले लो। तो अगर मैं बॉक्स का एफ बी डी बनाता हूँ तो बॉक्स का एफ बी डी बेटा कैसे बनेगा, ये आपके पास एम जी नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, दैट इज़ एन वन। तो एक नॉर्मल फोर्स आपके पास लग गया ऊपर की तरफ, दैट इज़ एन वन। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये जो रॉड है ये भी इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, कौन सा वाला, ये वाला। नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये। तो नॉर्मल आपका जो रॉड है ये भी बेसिकली जो ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, वो किस डायरेक्शन में लगा रही है, कुछ इस डायरेक्शन में आपके पास लगा रही है, दैट इज़ एन टू। तो आपके पास क्या होगा, एन टू होगा। आई होप ये एफ बी डी बनाना आपको आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाओ। नेक्स्ट डायग्राम आपके पास ये रहा। ठीक है, अच्छा ये तो आपके पास एफ बी डी हुआ किसका, बॉक्स का। अच्छा अब मुझे रॉड का और बनाना है, तो रॉड का मैं कैसे बनाऊंगा, वही इसका स्मॉल एम जी इधर, स्मॉल एम जी आपके पास इधर, और यहाँ पे इसका जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स आपके पास कौन सा लग रहा है, यहाँ पे यहाँ पे आपका एक नॉर्मल फोर्स इधर भी लग रहा होगा, यहाँ पे इसको तो हम भूल ही गए। या आप एन थ्री ले लो, या आपने एन वन लिया या आपने एन टू ले लिया, और आपने ये एन थ्री यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अगर मुझे रॉड का बनाना है तो एम जी मेरे पास ये रहा, और एन थ्री मेरे पास कहीं यहाँ से ये रहा, और एन टू अब जो ब्लॉक है वो रॉड पे किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ एन टू मेरे पास आ गया। ये मेरे पास किसका रेफरी एफ बी डी बन गया, रॉड का एफ बी डी मेरे पास बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में आ जाओ। इसका एफ बी डी हम और बना के देखते हैं कि इसका एफ बी डी क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पहले स्फीयर का एफ बी डी बनाऊँ तो देखो स्फीयर का मैंने यहाँ पे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, अब एक नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ ये लग रही है, दैट इज़ एन वन। ठीक है, एक नो आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन आपके पास ये लग रही है, दैट इज़ एन टू। ठीक है, और यहीं आपके पास वो जो फोर्स एम जी भी लग रहा होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आपके पास ये लग रही है, दैट इज़ एन थ्री। तो अगर मैं इस स्फीयर का बनाऊँ तो स्फीयर का देखो, स्फीयर का जो मास है वो बेसिकली यहाँ लग रहा होगा, दैट इज़ एम जी। ठीक है, इस आपके ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, बेसिकली इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से एन टू ऊपर की तरफ। तो ये आपके पास एन टू ऊपर की तरफ। अच्छा यहाँ से आपके पास जो इस स्फीयर पे इस सरफेस की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, दैट इज़ एन वन आपके पास ये रहा। और इस स्फीयर पर रॉड की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बेसिकली वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, दैट इज़ एन। ये हमारे पास किसका हो गया, स्फीयर का एफ बी डी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा यहाँ पे अगर मैं रॉड का एफ बी डी बनाऊँ तो वापस मुझे वही काम करना है। ठीक है, क्या रॉड का एफ बी डी अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पॉइंट मास मान लूँगा। मैंने माना कि रॉड का जो मास है वो स्मॉल एम है, तो ये आपके पास स्मॉल एम जी मेरे पास इसका फोर्स होगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल फोर्स इस पर कौन सा लग रहा होगा, ये देखो एन वन ये होगा, एन टू एन थ्री, आपका एक नॉर्मल फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ पे। तो ये फोर्स आपके पास यहाँ लगेगा, दैट इज़ एन फोर। ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स इस रॉड पे आपके स्फीयर की वजह से लग रहा होगा, दैट इज़ एन थ्री। ये हमारे पास किसका एफ बी डी आ गया, रॉड का एफ बी डी आ गया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी बेटा आपको। ठीक है, नेक्स्ट केस ये वाला देखो,
जैसे आपके पास ये बॉल आपके पास है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एफ बनाऊँ तो बेसिकली इसका एफ आपके पास कैसे बनेगा, बॉल का, तो बॉल को मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इसका मास कैपिटल mg मैंने ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन पर ये लगा, ठीक है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास आपका कहाँ से लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे अपन लगा देते हैं, तो इस पर N1 तो ऊपर से लग रहा है ऊपर, N1 तो आपके पास लग रहा है ऊपर और N2 किधर लग रहा है यहाँ पे आपके पास इस डायरेक्शन में, आपके पास N2 लगेगा। तो ये मेरे पास किसका एफ हो गया, बेसिकली इस स्फीयर का एफ मेरे पास हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चन बेटा हमारे पास आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इनका एफ आपको बनाना आना चाहिए, बिकॉज अगर एफ बनाना हमें आ गया तो हमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इस एफ से बेसिकली आने वाले जो अगले 10 चैप्टर हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे एक लास्ट एग्जांपल आप और देख लो, जैसे ये हमारे पास सिस्टम है और मुझे इसमें एफ बनाना है किसका, मान लो पहले जो आपका जो इंक्लाइंड वैज है, इस वैज का मुझे एफ बनाना है, तो मैं सिर्फ वैज को कंसिडर करूँगा। अगर मैं वैज को कंसिडर करूँगा, इसका मास कितना है, कैपिटल एम, तो देखो ये कैपिटल। अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे आपका फोर्सेस टेंशन ये लग रहा होगा और आपके पास टेंशन आपके पास ये लग रहा होगा, टेंशन टी। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास सेम है, टेंशन टी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, वैज की, इंक्लाइंड वैज की, तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एंगल बनाऊँ तो बेसिकली एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, n cos थीटा किधर, ऊपर की तरफ, ये मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, n cos थीटा ऊपर की तरफ आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो n cos थीटा मेरे पास ये आ गया। अच्छा, तो n sin थीटा किधर जाएगा, कि n sin थीटा मेरे पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ये लो n sin थीटा मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखो टेंशन भी इस पे लग रहा है, ठीक है, टेंशन का फोर्स भी आपके पास इस पे लग रहा है, और आपके पास यहाँ इसकी वजह से एक आपके पास एक फोर्स अलग लग रहा होगा दैट इज़ एन डैश, आप इसको मान लो दैट इज़ एन डैश, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर अपन इसको रब करते हैं और वापस अगर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से आपके पास mg, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, mg आपके पास ये रहा और उसका पर एन डैश अपने पास ये रहा, एन डैश अपने पास ये रहा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ पे टेंशन आपके पास किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक टेंशन आपके पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक टेंशन आपके पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा टेंशन आपके पास किधर लग रहा है, आपका कुछ इधर लग रहा है, ठीक है। दूसरा आपके नॉर्मल के कंपोनेंट्स, ठीक है। नॉर्मल कैसा, इस वैज पे नॉर्मल आपका किधर आ रहा है, ये वाला, ये नॉर्मल। अगर मैं ये एंगल लूँ तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, थीटा आपके पास होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपके पास ये अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये मेरे पास नॉर्मल आ गया। यहाँ से अगर मैं लूँ तो ये एंगल मेरे पास थीटा, तो किसी एन कॉस थीटा नीचे की तरफ, तो यहाँ से mg प्लस एन कॉस थीटा नीचे की तरफ, ठीक है। बस ये मेरे पास हो गया।
टी मेरे पास ये रहा, इसको मैं कंपोनेंट कर दूंगा तो चीज़ हमारे पास अलग हो जाएगी। ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन का हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं वैज का बनाऊँ, ये तो मेरे पास वैज का हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं ब्लॉक का एफ बनाऊँ तो ब्लॉक का एफ कैसे बनेगा, स्मॉल एम जी नीचे की तरफ, स्मॉल एम जी हमारे पास किधर हो गया, नीचे की तरफ। अच्छा इस पर नॉर्मल किधर लग रहा होगा, नॉर्मल इस पर हमारा कुछ इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा इस पर टेंशन किधर लग रही होगी, इस पर टेंशन हमारी कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो ये हमारे पास देखो इस पर टोटल यही फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल, एम जी और टेंशन। तो ये हमारे पास एफ किसका होगा, बेसिकली ब्लॉक का होगा। तो ऐसे बस आपको एफ बनाने में आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ फोर्सेज आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप एफ बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास एज्यूम कर लो, और पॉइंट मास एज्यूम करके जितने भी फोर्सेज बॉडी पे लग रहे हो वो सब आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, आपका एफ बन जाएगा। और अगर ये एफ आपको बनाना आ गया तो आप मान के चलिए एनएलएम जो चैप्टर है वो आपको आधा समझ में आ गया और आधी फिजिक्स आपको आ गई। बिकॉज आने वाले जो आगे आने वाले जो 10 चैप्टर्स हैं इनमें एनएलएम ही आपके पास यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके आगे की बात बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।